बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, यह विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 65वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सभक्ति सप्रेम प्रणाम स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। विराट संबंधी विषय विराट विज्ञान दर्पण किताब के माध्यम से हमने अध्ययन प्रारंभ किया है, जिसमें कल हमने 7 पाताल लोक का प्रसंग देखा। 7 पाताल लोक में कहाँ कहाँ क्या क्या विशेषता है, कौन कौन रहते हैं, इन सारे प्रसंगों के ऊपर। और आज का हमारा विषय है ये 7 पाताल से ऊपर मृत्युलोक का प्रसंग। तो जैसे यहाँ किताब में पेज नंबर 25 में 7 पाताल से ऊपर अब मृत्युलोक का वर्णन यहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो इसके आधार पर हम मृत्युलोक का वर्णन विशेष करके आज हम चर्चा करेंगे। और जहाँ तक होगा तो 7 पाताल लोक के ऊपर यह मृत्युलोक है। 14 लोक ब्रह्मांड में से यह मध्य का लोक है। और मृत्युलोक से नीचे 7 पाताल हुआ और यहाँ से ऊपर 6 स्वर्ग और मृत्युलोक सहित 7 स्वर्ग शब्द भी कई बार आता है। और त्रिलोक शब्द जो प्रयोग हुआ है, 7 पाताल को एक शब्द में पाताल लोक कहते हैं, ये एक हुआ। और ये 20 का लोक मृत्युलोक, ये दूसरा हुआ। और ऊपर के 6 स्वर्गों को एक शब्द में स्वर्गलोक कहते हैं, तो ये एक हुआ, तो 3 हुआ। तो इन तीनों को यानी कि स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, इस हिसाब से 14 लोक ब्रह्मांड को त्रिलोक कहा है। त्रिलोक यानी कि 14 लोक ब्रह्मांड में से यह मध्य का लोक मृत्युलोक विराट पुरुष का उदर यानी कि पेट है। पेट कहते ही जिस तरह से हमारा शरीर में पेट का कार्य क्या है, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद जितनी भी पाचन क्रिया है ये पेट में होता है, उदर में होता है। और जिसके माध्यम से ही सब तरफ शक्ति यानी कि वो रस के द्वारा शक्ति प्रसारण होता है। ठीक इसी तरह यह 14 लोक ब्रह्मांड में से यह मध्य का लोक मृत्युलोक जो है, ये मृत्युलोक विराट पुरुष का उदर यानी कि पेट है। इसलिए ये मृत्युलोक को कर्म भूमि कहा है। 14 लोक ब्रह्मांड में से अन्य 13 लोक भोग्य भूमि है और ये मृत्युलोक कर्म भूमि है। जिस तरह से हम
भोजन को ग्रहण करते हैं, शरीर में पाचन क्रिया पेट के द्वारा होता है, अथवा पेट में वो पाचन क्रिया होता है, उसी के द्वारा ही शरीर के सर्वांग में रस के माध्यम से शक्ति सिंचन होता है। इसी तरह से यह मृतलोक कर्म भूमि में क्या हुआ, कर्म के आधार पर ही अन्य लोक में सुख या दुख का भोग करने को मिलता है। इसलिए अन्य लोक को भोग्य भूमि कहा है और यह मृतलोक को कर्म भूमि कहा है, अथवा यह मृतलोक कर्म भूमि है। वैसे ये सारे विषय जिस किताब के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं, इसका सारा वर्णन यहीं पर है, परंतु सारांश रूप में यहीं पर आने वाले शब्दों के आधार पर हम कुछ चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम किताब के माध्यम से ही अध्ययन करेंगे। मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, एक बार उसको सुनने से थोड़ा कुछ दिमाग में बैठ जाता है, उसके बाद फिर उसी चीज़ को हम जब किताब से पढ़ेंगे तो समझने में और दिल दिमाग में बिठाने में और सहज पड़ता है। तो जैसे कि मृतलोक के संदर्भ में मैंने कहा, 7 पाताल से ऊपर का लोक यह मृतलोक है, 14 लोक ब्रह्मांड में यह मध्य का लोक है, विराट पुरुष का यह उदर यानी कि पेट है, और ये कर्म भूमि है। यहाँ पर क्या हुआ, कर्म का जो सुख दुख का भोग अन्य लोकों में किया जाता है, तो ये विषय हुआ। और मृतलोक के संदर्भ में एक भौगोलिक हिसाब से भी वर्णन किया है, और यहाँ के गुण विशेषता के हिसाब से भी वर्णन किया है, और यहाँ पर कौन कौन रहते हैं इन विषयों के ऊपर भी चर्चा किया है। तो इसमें सर्वप्रथम हम एक भौगोलिक हिसाब से अगर देखें तो मृतलोक 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा विस्तार वाला करके इस तरह से वर्णन किया है, जिसके लिए श्रीमद् भागवत में ही कहा, अंडकोशो बहिरयम 50 कोटि विस्तृत दशोत्तराधिकरी यत्र प्रविष्ट परमाणुवत करके 50 कोटि विस्तृत। यह मृतलोक जो है 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। महामती प्राणनाथ जी ने भी ये मृतलोक का वर्णन करते हुए 50 करोड़ योजन विस्तार वाला करके ही एक क्षेत्रफल के हिसाब से समझाया है। तवक 14 इंड में जीमी जोजन कोट 50। कहने का अर्थ क्या है, तवक 14 इंड में 14 लोक ब्रह्मांड में से जीमी यह मृतलोक जो है कोट 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा विस्तार वाला है। तो चाहे शास्त्र के हिसाब से हो, चाहे महामती प्राणनाथ जी की वाणी के हिसाब से हो, यह मृतलोक 50 करोड़ योजन विस्तार वाला करके वर्णन किया है। अब मृतलोक के संदर्भ में वर्णन ऐसा आता है, सृष्टि की शुरुआत से लेकर के राजा प्रियव्रत के समय तक ये मृतलोक एक ही राज्य में संचालन था। अब राजा प्रियव्रत अंतिम राजा रहे जिन्होंने इस मृतलोक को एक राज्य में संचालन किया। अब राजा प्रियव्रत ने अपने समय में इसको एक राज्य में संचालन करने के पश्चात आगे जाकर के उन्होंने इसको 7 द्वीप और 7 समुद्र के रूप में बांट दिया। उसका कारण क्या था, पहले एक देव युग था, तो देव युग में ये मृतलोक एक ही राज्य में संचालन होना संभव हुआ, परंतु अब धीरे धीरे से मानव युग आ रहा है, तो राजा प्रियव्रत ने यह विचार किया कि मानव युग में इतने विशाल मृतलोक एक ही राज्य में संचालन होना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने 7 पुत्रों को ये मृतलोक 7 भाग में विभाजन करके एक एक क्षेत्र को एक एक पुत्र के लिए राज्य संचालन करने के लिए दिया अथवा राजा बनाया। तो जब ये मृतलोक को 7 भाग में बांटा गया, उसी का नाम ही 7 द्वीप है और 7 समुद्र भी है। इस तरह से मृतलोक को अब 7 द्वीप 7 समुद्र के रूप में हम पाते हैं। जैसे यहाँ देखिए नक्शा में, तो ये 14 लोक ब्रह्मांड में से, जैसे कल हमने 7 लोक का वर्णन किया, 7 पाताल लोक है ये, और उसके बाद ये बीच का लोक है, ये मृत्युलोक है। ठीक है,
तो ये मृत्यु लोक में शुरू में तो ये पूरा एरिया 50 करोड़ योजन का एक ही राज्य में संचालन था, लेकिन यहाँ नक्शा में देखते समय अलग अलग खंड खंड करके यहाँ दिखाया है, वर्णन किया है। तो इसमें 7 द्वीप और 7 समुद्र है। ठीक है, तो ये 7 द्वीप 7 समुद्र किस तरह से विस्तार हुआ? तो जैसे कहा, राजा प्रियव्रत ने इसको 7 भाग में बांट दिया। तो 7 भाग में बांटते समय जो द्वीप 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 ये 7 द्वीप 7 हिस्सा हुआ, 7 भाग हुआ, और उसको अलग करने वाला एक सीमाना, एक एरिया जो समुद्र के रूप में रहा। तो इस तरह से देखे तो जैसे 7 द्वीप की बात आई, तो यहाँ पर सब वर्णन आएगा, परंतु मैं सार रूप में इसको बता रहा हूं। जैसे 7 द्वीप के विषय में बात हुई, तो 7 द्वीप क्या क्या है? तो ये मध्य से चारों तरफ फैलते हुए सबसे पहले जम्बूद्वीप है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर में प्लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर में शाल्मली द्वीप है, चौथा नंबर में कुश द्वीप है, पांचवें नंबर में क्रौंच द्वीप है, छठी नंबर में साग द्वीप है, और सातवें नंबर में पुष्कर द्वीप है। इस तरह से मृत्युलोक को ही 7 भाग में बांट करके इसका 7 नाम दिया, वही 7 द्वीप है। और द्वीप को अलग करने के लिए, एक द्वीप से दूसरा द्वीप का जो एरिया अलग करने के लिए वो समुद्र है, इसीलिए 7 द्वीप को अलग करने के लिए 7 समुद्र भी है। तो 7 समुद्र का भी नाम यहाँ पर उल्लेख किया है। जैसे सबसे पहला जम्बूद्वीप के बाद जो प्लक्षद्वीप है, जम्बूद्वीप और प्लक्षद्वीप के बीच में जो समुद्र है वो समुद्र लवण समुद्र है। मतलब 7 समुद्र में से पहला समुद्र लवण समुद्र। उसके बाद फिर दूसरा नंबर में इक्षु समुद्र है, तीसरा नंबर में सूर्या समुद्र है, चौथा नंबर में घृत समुद्र है, पांचवें नंबर में दधी समुद्र है, छठी नंबर में क्षीर समुद्र है, और सातवें नंबर में मीठे जल का समुद्र है। इस तरह से 7 समुद्र हुआ। तो 7 द्वीप और 7 समुद्र, अब इन सब को घेर करके सबसे बाहर सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत इस तरह से वर्णन में आता है। जैसे कि यहाँ देखिए जो बात मैंने बताया, यहाँ मध्य में जम्बूद्वीप है। अब जम्बूद्वीप को चारों तरफ से घेर करके लवण समुद्र है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लक्षद्वीप है। तो ये नक्शा में देखते समय इधर भी द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र दिखाई दे रहा है, और उधर भी द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र दिखाई दे रहा है। मतलब ये पूरा एक द्वीप को समुद्र ने घेरा है, फिर उसको द्वीप ने घेरा है, उसको समुद्र ने घेरा है, फिर द्वीप ने घेरा है। इस तरह से जाते समय चारों तरफ का फैलाव ये दिखाई दिया, और सबसे बाहर यहाँ सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत है। तो ये मध्य का जम्बूद्वीप हुआ, और क्रमशः बाहर जाकर के 7 द्वीप और 7 समुद्र पूरा होने के बाद फिर सबसे बाहर सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत की बात है। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या हुआ? मृत्युलोक जो 50 करोड़ योजन है, राजा प्रियव्रत के समय तक में एक ही राज्य में संचालन हुआ। उसके बाद इसको 7 भाग में बांटा गया। तो 7 भाग में बांटते समय उसी 7 भाग का नाम 7 द्वीप है, और उसको अलग करने का जो सीमाना है वो 7 समुद्र है। इस तरह से मृत्युलोक 7 द्वीप और 7 समुद्र के रूप में, और सबसे बाहर फिर सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत के रूप में इस तरह से विभाजन हुआ। अब 50 करोड़ योजन क्षेत्रफल का जो एरिया है उसको अब 7 द्वीप 7 समुद्र में बांटा, और उसके बाद फिर सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत है। तो इसको हम विस्तृत पूर्वक चर्चा करें तो एक एक द्वीप ने कितने कितने एरिया लिया है, और एक एक समुद्र ने कितना कितना एरिया लिया है, सोने की भूमि ने कितना एरिया लिया, और लोकालोक पर्वत ने कितना एरिया लिया, ये सब हिसाब मिला करके हम 50 करोड़ योजन मृत्युलोक का हिसाब समझ सकते हैं। ठीक है, वो हिसाब हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको जो भौगोलिक हिसाब से जो बता रहा हूं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। जैसे ये मृत्युलोक 7 द्वीप और 7 समुद्र कहा, इसमें से सबसे मध्य का द्वीप जो है ये जम्बूद्वीप है। अब ये जम्बूद्वीप को भी फिर 9 भाग में बांटा है। जम्बूद्वीप जो 7 द्वीप में से मध्य का द्वीप है उसको भी 9 भाग में बांटा। तो उसको भी 9 भाग में बांटते समय एक भाग है भारतवर्ष,
9 भाग का नाम है वो भी यहीं पर उल्लेख किया है। आगे हम किताब से पढ़ते समय भी ये विषय में शब्दावली हम पढ़ सकते हैं, परंतु मैं सार रूप में बता रहा हूं। तो जम्बूद्वीप को भी 9 भाग में बांटा, तो 9 भाग में बांटते समय एक भाग का नाम है भारतवर्ष। जैसे 9 भाग का ही नाम हम सार रूप में अभी देखें तो सबसे पहले नंबर कहा है किम पुरुष वर्ष, फिर दूसरा नंबर में है भारतवर्ष, तीसरा नंबर में है हरिवर्ष, चौथा नंबर में है इलावृत खंड, पांचवें नंबर में है हिरण्य वर्ष, छठी नंबर में है रम्यक वर्ष, सातवें नंबर में है कुरु वर्ष, आठवें नंबर में है भद्राश्व खंड और 9वें नंबर में है केतुमाल खंड। इस तरह से जम्बूद्वीप को भी 9 खंड में बांटा है, ये वर्णन आता है। ठीक है, तो हमें अब ये भी समझना है। उसके बाद फिर जम्बूद्वीप के 9 खंड में से वर्तमान हम जहां बैठे हैं यह भारतवर्ष है। जम्बूद्वीप के 9 खंड में से एक खंड भारतवर्ष है। अब ये भारतवर्ष को भी फिर 9 भाग में बांटा है। तो भारतवर्ष को 9 भाग में बांटते समय वो 9 भाग में से एक भाग हिंदुस्तान है जहां पर हम बैठे हैं। तो भारतवर्ष को 9 भाग में बांटा, उसमें से एक भाग हिंदुस्तान है। तो 9 भाग ही अगर देखें तो क्या क्या है वो, तो भारतवर्ष का 9 भाग जो है उसमें पहला नंबर में है इंद्रदीप, और दूसरे नंबर में कशेरुमान, तीसरे नंबर में ताम्रवर्ण, चौथे नंबर में गवस्तिमान, पांचवें नंबर में नागद्वीप, छठे नंबर में सौम्यद्वीप, सातवें नंबर में गंधर्वद्वीप, आठवें नंबर में वारुण और 9वें नंबर में हिंदुस्तान। इस तरह से ये 9 नाम आता है जो भारत वर्ष का भी 9 भाग का नाम है। उसमें से वर्तमान हम जहां बैठे हैं ये हिंदुस्तान है। यहां तक मैंने थोड़ा सा एक भौगोलिक परिचय दिया है। ठीक है, ये हम हिंदुस्तान करके कहते हैं, और हम कहां पर बैठे हैं इसका लोकेशन तो जानना पड़ेगा ना। 14 लोक ब्रह्मांड में मृत्युलोक, मृत्युलोक में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष, भारतवर्ष में हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में भी अलग अलग देश है, अलग अलग राज्य है। अब ये इंडिया और नेपाल, जैसे भारतवर्ष कहने का अर्थ फिर ये नहीं है कि ये जो इंडिया को जो भारत कहते हैं ना, इतना ही भारतवर्ष नहीं है। तो इस विषय में किताब से पढ़ते समय भी भारतवर्ष के अंदर कितना एरिया आता है उस विषय में और खुलासा होगी। तो सार रूप में देखते समय हिंदुस्तान, यानी कि हम जहां बैठे हैं यहां तक आते समय इस क्रम से आते हैं। तो ये भौगोलिक हिसाब से वर्णन है। अब उसके बाद दूसरा प्रसंग आता है, इन सब में से भारतवर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। 14 लोक ब्रह्मांड में से मृत्युलोक का महत्व, मृत्युलोक में भी जम्बूद्वीप का ये भारतवर्ष का महत्व, भारतवर्ष के महत्व का कारण क्या क्या है, तो इस विषय में यहाँ पर 16 कारण के विषय में चर्चा किया है। अब 16 कारण क्या क्या है वो तो हम किताब से पढ़ते समय एक एक कारण को पढ़ेंगे और उस विषय में कुछ चर्चा करेंगे। अभी मैं भूमिका के रूप में, यानी कि मृत्युलोक में आने वाले मुख्य मुख्य विषय वस्तु किताब से अध्ययन शुरू करने से पहले थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं। तो पहला खंड कहा भौगोलिक परिचय, और दूसरे नंबर में इसमें से भारतवर्ष का महत्व का कारण क्या है, तो 16 कारण के विषय में चर्चा किया है। और उसके बाद फिर ये भारतवर्ष में अथवा मृत्युलोक में 84 लाख जीव बताया है। तो वो 84 लाख जीव क्या क्या है इस संदर्भ में भी बात किया है। तो मृत्युलोक के अंदर बहुत सारे विषय है, और 14 लोक ब्रह्मांड में से सबसे महत्वपूर्ण लोक ये मृत्युलोक है। तो इसके अंदर जितने भी वर्णन आएंगे उसके लिए मैंने सार बात बता दिया। 3 पॉइंट में हम मृत्युलोक के सार विषय को चिंतन कर सकते हैं। एक तो मैंने कहा भौगोलिक हिसाब से, कहने का अर्थ 50 करोड़ योजन का मृत्युलोक, उसको 7 द्वीप 7 समुद्र में बांटना, फिर जम्बूद्वीप को लेना, उसको 9 भाग में बांटना, उसमें से भारतवर्ष को लेना, फिर उसको 9 भाग में बांटना, हिंदुस्तान को लेना, और जहां पर हम बैठे हुए हैं इस हिसाब से पकड़ना। और उसी के अंदर अब 7 द्वीप 7 समुद्र ने कितनी कितनी एरिया लिया है, और जम्बूद्वीप के अंदर जो 9 खंड है वो कहां कहां किस तरह से है, ये सारा भौगोलिक वर्णन ही है। ठीक। और दूसरा पॉइंट बताया मैंने
भारतवर्ष का महत्व का कारण क्या क्या है, इस विषय में चर्चा किया है। और तीसरे नंबर में यहाँ पर जो 84 लाख जीव की आबादी बताया है, तो ये 84 लाख जीव क्या क्या है, तो इस विषय में वर्णन किया है। सार रूप में हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो बात किताब में ही वर्णन किया है, परंतु इसी चीज को ऐसा ऐसा विषय वस्तु आने वाला है इस क्रम से करके मैं उस हिसाब से शुरू में परिचय दे रहा हूं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा मृत्युलोक 50 करोड़ योजन करके कहा, और उसमें 7 द्वीप 7 समुद्र की प्रसंग का वर्णन किया। फिर जम्बूद्वीप को 9 भाग में बांटा करके इसका वर्णन आया, और उसमें भी फिर मध्य में एक सुमेरु पर्वत नाम का वर्णन आता है। तो इस चीज को थोड़ा सा एक भौगोलिक हिसाब से किस तरह से है, वैसे यहाँ पर चार्ट में नक्शा तो है, परंतु उसी चीज का क्रम मैं थोड़ा सा नक्शा बना करके यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। फिर उसी के हिसाब से हम आगे किताब के द्वारा अध्ययन करेंगे, तो समझने में और थोड़ा सहज पड़ेगा। तो जैसे देखिए बात यहाँ की हो रही है, ये 7 पाताल लोक से ऊपर मृत्युलोक करके, तो इसी चीज को हम थोड़ा सा यहाँ नक्शा से समझें। जैसे कि ये पूरा 14 लोक ब्रह्मांड का एरिया अगर माने, तो यहाँ मध्य का लोक ये मृत्युलोक है। ठीक है, तो इससे नीचे 7 पाताल लोक है, 7 पाताल है, और ऊपर 6 स्वर्ग, ये सब वर्णन आना है। उसमें से ये मध्य का लोक मृत्युलोक है। ठीक है, तो ये मृत्युलोक ये किनार से लेकर के ये किनार तक में कितना एरिया बताया, 50 करोड़ योजन करके बताया है। तो ये 50 करोड़ योजन मृत्युलोक, जिसके लिए मैंने जैसे कि भागवत के शब्द में भी कहा 50 कोटि विस्तृत करके, महामती प्राणनाथ जी ने तबक 14 इंद में जिमी योजन कोट 50 करके 50 करोड़ योजन का वर्णन किया है। तो ये जो 50 करोड़ योजन का मृत्युलोक, जैसे राजा प्रियव्रत के समय तक में एक ही राज्य में संचालन था, उसके बाद ये 7 द्वीप 7 समुद्र में बांटा गया करके कहा। तो उसमें देखिए 7 द्वीप 7 समुद्र में बांटते समय ये इस तरह से बांटा गया कि ये मध्य में एक द्वीप हुआ। ठीक है, इसका नाम फिर हम देखेंगे, पहले द्वीप समुद्र के क्रम को देखिए, उसके बाद वैसे तो ये अब ऊपर नीचे इस हिसाब से हमने नक्शे लिया है, इसको अब ऐसे समतल ऐसे समझेंगे तो ये पूरा 7 द्वीप 7 समुद्र गोल गोल घूम करके आएगा। ठीक है, तो अब ये द्वीप को घेर करके समुद्र है। जैसे यहाँ इस तरह से देखेंगे तो ये भी गोल घूम करके समुद्र आया, परंतु ये नक्शा दिखाते समय ये नीचे पाताल का भाग और ऊपर स्वर्ग का भाग खड़ा नक्शा होने से इसको अर्ध भाग ही दिखाया है। तो ऐसा नक्शा दिखाई दिया ना, तो ये क्या हुआ, समुद्र हुआ। फिर इसको घेर करके इधर से द्वीप आया दूसरा, यही इधर जा करके इधर भी द्वीप आया, तो ये दो नहीं है, एक ही है। तो एक द्वीप हुआ, एक समुद्र हुआ, एक द्वीप हुआ। उसके बाद फिर ये इधर से आया हुआ, ये इधर से आया हुआ, दूसरा दूसरा समुद्र हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर ये द्वीप यही घूम करके इधर आया, ये द्वीप कितना हुआ, तीसरा हुआ। उसके बाद फिर ये समुद्र इधर से घूम करके ये समुद्र आया, ये तीसरा हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर ये द्वीप इधर से चौथा, यही घूम करके इधर से चौथा हुआ। फिर इसके बाद समुद्र इधर से ये चौथा समुद्र, यही घूम करके इधर चौथा समुद्र। फिर ये 5वीं द्वीप यही इधर घूम करके 5वीं द्वीप। फिर ये 5वीं समुद्र हुआ, ये 5वीं समुद्र हुआ। फिर उसके बाद ये 6ठी द्वीप, इधर से ये 6ठी द्वीप। फिर ये 6ठी समुद्र, 6ठी समुद्र। फिर 7वीं द्वीप, 7वीं द्वीप और उसको घेर करके 7वीं समुद्र, 7वीं समुद्र। ठीक है, तो कुल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इधर दिखाई दिया, उधर भी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दिखाई दिया। परंतु ये दोनों तरफ से 14 14 ऐसा नहीं है। अब ये मध्य का जो द्वीप है ये तो मध्य में आया। अब इधर दोनों तरफ से घूम करके आते समय ये एक समुद्र है, दोनों तरफ से दिखाई दे, इसका मतलब दो नहीं है ना, एक समुद्र है। जैसे समुद्र के लिए मैं समझने और सहज हो इसलिए नक्शा ऐसा बना देता हूँ। ये समुद्र हुआ, उसके बाद द्वीप हुआ, ये दूसरा द्वीप है, ठीक है। फिर उसके बाद ये समुद्र हुआ, तो ये समुद्र, ठीक। उसके बाद फिर ये द्वीप है, फिर उसके बाद फिर ये समुद्र हुआ, देखिए ये समुद्र हुआ, फिर ये द्वीप है दोनों तरफ, फिर ये समुद्र, फिर द्वीप और ये समुद्र, ये समुद्र हुआ, ठीक है। उसके बाद ये द्वीप हुआ और ये द्वीप हुआ, फिर लास्ट ये समुद्र है, ये समुद्र है, ठीक। इस तरह से देखिए तो अब द्वीप 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 कितने हुए और समुद्र 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 कितने हुए? द्वीप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यही घूम करके इधर आया हुआ 1 2 3 4 5 6 7, वही है। और समुद्र 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 समुद्र होगा। अब ये 7 द्वीप और 7 समुद्र को बाहर से घेर करके पहले हमने क्या नाम बताया है? सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत करके आता है। तो यहाँ पर नक्शा में थोड़ा जगह कम पड़ा, लेकिन आप समझेंगे इसको भी। यहाँ बाहर दो है, एक सोने की भूमि है और उसके बाद लोकालोक पर्वत है, और इधर भी जो सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत करके दोनों आता है। समझ में आई बात? इस तरह से ये 7 द्वीप और 7 समुद्र कहा। तो इनका नाम जैसे मैंने पहले बोला, फिर इसमें बताता हूं। जैसे पहला नंबर द्वीप का नाम क्या बोला? जम्बूद्वीप। दूसरा द्वीप लक्षद्वीप, तीसरा द्वीप सालमनी द्वीप, चौथा द्वीप कुशद्वीप, पांचवें द्वीप क्रॉन्स द्वीप, छठी द्वीप शाक द्वीप और सातवें द्वीप पुष्कर द्वीप। तो ये 7 द्वीप का नाम हुआ। और इसी तरह से 7 समुद्र है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 समुद्र हुआ। तो ये 7 समुद्र का नाम क्या है? पहला समुद्र लवण समुद्र, दूसरा समुद्र इक्षु समुद्र, तीसरा समुद्र शुरा समुद्र, चौथा समुद्र घृत समुद्र, पांचवें समुद्र दधी समुद्र, छठी समुद्र क्षीर समुद्र और सातवें समुद्र मीठे जल समुद्र। इस तरह से 7 समुद्र का नाम हुआ। तो एक तरफ जैसा है दूसरी तरफ भी वैसा ही है। अब उसके बाद आया है सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत करके। तो इस तरह से इस तरफ भी लोकालोक पर्वत तक हुआ और इस तरफ भी लोकालोक पर्वत हुआ। तो ये हुआ 7 द्वीप 7 समुद्र और सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत का एरिया, ठीक है। अब 50 करोड़ योजन करके इसका हिसाब बताया। अब 50 करोड़ योजन में ये 7 द्वीप 7 समुद्र में एक एक द्वीप ने एक एक समुद्र ने कितने कितने एरिया को लिया है, और सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत ने कितने एरिया लिया है, इसका भी हिसाब है, ठीक। तो इसका क्रम ऐसा है, सबसे मध्य का द्वीप जो है ये जम्बूद्वीप, ये जम्बूद्वीप से दूसरा नंबर द्वीप जो है लक्षद्वीप, इसका 2 गुना विस्तार वाला है। और दूसरे द्वीप से तीसरे द्वीप उससे भी 2 गुना विस्तार वाला है। तीसरे द्वीप से चौथा द्वीप और 2 गुना, चौथे से पांचवां और 2 गुना, पांचवां से छठवां और 2 गुना, छठा से सातवां और 2 गुना। इस तरह से प्रत्येक द्वीप एक आपस में 2-2 गुना विस्तार वाला क्षेत्रफल के हिसाब से ऐसा वर्णन आता है। ठीक इसी तरह समुद्र में भी पहला समुद्र जो है लवण समुद्र, इसका 2 गुना ये दूसरा समुद्र है। फिर दूसरा समुद्र से 2 गुना विस्तार तीसरा समुद्र का है, तीसरा समुद्र से 2 गुना विस्तार चौथा समुद्र का है। इस तरह से प्रत्येक समुद्र एक आपस में 2-2 गुना विस्तार वाला इस तरह से वर्णन आता है। और अंतिम में फिर सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत का हिसाब हुआ। तो हमें 50 करोड़ योजन
क्षेत्रफल अथवा लंबाई चौड़ाई के हिसाब को अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, द्वीप द्वीप का हिसाब निकाल करके, समुद्र समुद्र का हिसाब निकाल करके, उसको जोड़ करके फिर उसमें सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत के हिसाब को जोड़ देंगे तो 50 करोड़ का हिसाब पूरा होता है। ठीक, तो जैसे देखिए अब 7 द्वीप में से जम्बूद्वीप का एरिया सबसे पहले हमें जानना होता है, तो बाकी उसी को 2-2 गुना विस्तार करके समझना है। तो जम्बूद्वीप है 1 लाख योजन का लंबा चौड़ा। ठीक है, अब 1 लाख योजन हुआ तो इसका हिसाब निकालने के लिए हमें ये जम्बूद्वीप के मध्य भाग से एक तरफ लोकालोक पर्वत तक 25 करोड़ योजन का हिसाब रहता है और जम्बूद्वीप के मध्य भाग से दूसरी तरफ लोकालोक पर्वत तक 25 करोड़ का हिसाब होता है। इसलिए हम एक तरफ का 25 करोड़ हिसाब समझे तो दूसरी तरफ भी 25 करोड़ होने से 50 करोड़ होता है। इसीलिए ये जम्बूद्वीप का पूरा एरिया तो 1 लाख योजन है, परंतु हमें मध्य भाग से एक तरफ 25 करोड़ दूसरी तरफ 25 करोड़ का एरिया लेना है। इसीलिए ये जम्बूद्वीप के मध्य भाग में खड़ा होकर के हिसाब करेंगे तो जम्बूद्वीप के एक तरफ का हिसाब कितना हुआ, 50,000 हुआ। तो 7 द्वीप में से जैसे पहला द्वीप जो जम्बूद्वीप है, मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा, बोल रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, मैं खाली हिसाब के ही यहाँ थोड़ा सा नमूना बता रहा हूँ। तो ये जम्बूद्वीप का आधा हिस्सा कितना, 50,000 है, तो 1 लाख, परंतु इस तरफ 50,000 इस तरफ 50,000, तो ये है। अब ये जम्बूद्वीप का 50,000 हुआ। अब दूसरे नंबर द्वीप लक्षद्वीप, 1 लाख जम्बूद्वीप का है तो 2 लाख दूसरा द्वीप लक्षद्वीप का होता है। यहाँ पर फिर ये 50,000 को देख करके 50,000 का 2 गुना 1 लाख ऐसा नहीं, ये 50,000 तो आधा एरिया लिया है, ये पूरा जम्बूद्वीप का एरिया तो 1 लाख है। तो इसीलिए जम्बूद्वीप की पूरा एरिया से 2 गुना ज्यादा लक्षद्वीप का हिसाब होता है। इसीलिए इसमें कितना हुआ, 2 लाख। 2 लाख मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये 2 लाख योजन लक्षद्वीप का है, दूसरा द्वीप का। उसके बाद फिर तीसरे द्वीप शाल्मली द्वीप है, इसका 2 का 2 गुना 4 लाख हुआ। ठीक है, फिर चौथा द्वीप 8 लाख होता है। ठीक, पांचवा द्वीप 16 लाख होता है। ठीक है, फिर छठा द्वीप का 32 लाख और सातवां द्वीप का 64 लाख होता है। इस तरह से ये 7 द्वीपों के एरिया हुआ। ठीक, अब ये सब को जोड़ने से कितना निकलता है, ये सब 0 0 1 2 3 4 हुआ। उसके बाद ये यहाँ 5 ये आया और 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 4 24 24 2 26 6 हुआ और 2 2 6 8 8 3 11 11 1 12। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए 1,26,50,000 ये 7 द्वीप का पूरा एरिया हुआ। ठीक, अब हम 7 समुद्र का हिसाब देखेंगे। तो 7 समुद्र के लिए अब देखिए 7 समुद्र में से एक समुद्र लवण समुद्र का हिसाब जैसा है उसी हिसाब से ये 3-3 गुना विस्तार होकर के गया है। तो पहले हमें ये जानना होगा कि लवण समुद्र जो पहला समुद्र है ये समुद्र का एरिया कितना है। तो इसके लिए सूत्र पहले ही गर्भोदक समुद्र का प्रसंग में भी बताया था। वहां पर 30 सहस्त्र योजन में पानी है गर्भोदक समुद्र और 10 सहस्त्र योजन में जमीन का भाग है। तो इसमें हमने कल ये भी कहा था जिस तरह से यहाँ पर 3 भाग पानी और 1 भाग जमीन का वर्णन आया, विज्ञान ने 3 भाग पानी 1 भाग जमीन का वर्णन किया। हमारा शरीर में 3% पानी और 1% ये जमीन यानी कि ठोस तत्व है, शरीर में भी वही है। तो उसी हिसाब से देखें तो यहाँ जम्बूद्वीप में
1,00,000 का हिसाब आ रहा है, अथवा जम्बूद्वीप 1,00,000 का लंबाई चौड़ाई का है, तो लवण समुद्र का कितना होता है? 1 का 3 गुना, तो 3,00,000। इसीलिए पहला नंबर समुद्र जो लवण समुद्र है, इसका एरिया है 3,00,000 योजन। इसीलिए ये पहला समुद्र का हम हिसाब करेंगे, तो पहला समुद्र का 3,00,000। मैं यहाँ पर जगह को देखते हुए शब्द में लिख देता हूं, आप वो समझेंगे। 3,00,000 होगा, ठीक है। तो दूसरा समुद्र है, उसका कितना हुआ? 3 का डबल 6,00,000। तीसरा समुद्र का 6 का डबल 12,00,000। चौथा समुद्र का 12 का डबल 24,00,000, ठीक है। और पांचवा समुद्र का 24 का डबल 48,00,000। और छठी समुद्र का 48 का डबल 96,00,000। और सातवें समुद्र का है 1,92,00,000। ये हुआ सातों समुद्र के हिसाब। अब सातों समुद्र का जोड़ते समय टोटल हिसाब कितना निकलता है? जैसे देखिए, ये थोड़ा उधर गया है, ये 2, ये 6, 8, 8, 16, 16 4, 20, 20 2, 22, 22 6, 28, 28 3, 31, 31 है ना। तो 31 का ये 1 हुआ, और 3, 3 और ये 9, 12, 12 9 21, 21 4, 25, 25 2, 27, 27 1, 28, ठीक है। ये हुआ 28, 8, 2 हुआ, और ये 1, 3 हुआ, 3, ठीक है। और यहाँ हमने लाख शब्द में लिख दिया है। संख्या में लाख होने के लिए कितना शून्य चाहिए? 5 ना। इसलिए इसके पीछे 1 2 3 4 5 कितना हुआ? 3,81,00,000। ये हिसाब निकला, ठीक। तो ये हुआ टोटल 7 समुद्र, ठीक है। अब बाकी क्या है? सोने की भूमि और लोकालोक पर्वत है। तो उसमें अब हम यहाँ पर टोटल हिसाब जोड़ने के लिए मैं उसको यहाँ एक जगह में बना देता हूं। जैसे ये टोटल हिसाब 7 द्वीप का हुआ, तो 7 द्वीप का कितना हुआ? 1,26,50,000। ये हुआ टोटल 7 द्वीप का। और 7 समुद्र का कितना है? 3,81,00,000। ये हुआ टोटल 7 समुद्र का। अब उसके बाद सोने की भूमि है। तो सोने की भूमि का जो क्षेत्रफल है, चौड़ाई एक तरफ 7,42,50,000 क्या है ये सोने की भूमि का। और लोकालोक पर्वत का जो है 12.5 करोड़ है। एक तरफ की बात बता रहा हूं, 12.5 करोड़। 12.5 करोड़ मतलब 12,50,00,000। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 12,50,00,000। अब इसको टोटल जोड़ते समय कितना आना पड़ेगा? 25 करोड़। तो देखिए ये 0 0 0 0 0 4 शून्य हुआ, ठीक है। और ये 0 5 0 5 10 शून्य हुआ 1, और ये 2 3 4 4 6 10, ये 0 और 10 का 1, और ये 5 6 4 6 4 10 10 8 18 18 2 20 हुआ 0 2, और वो 2 और ये 2 4 4 7 11 11 3 14 14 1 15 5 हुआ, और वो 1 के साथ ये 1 जोड़ते समय 2 हुआ। तो ये हुआ 25 करोड़ योजन। क्या कहा? 25 करोड़ योजन। ये एक तरफ का हिसाब हुआ। तो हमने जम्बूद्वीप का सेंटर भाग से एक तरफ किनारा लोकालोक पर्वत तक की बात की है ना। ठीक उसी तरह दूसरी तरफ भी है। दूसरी तरफ भी है मतलब जैसे ये जम्बूद्वीप का आधा एरिया ही 50,000 लिया है, तो आधा एरिया 50,000 इधर है। और ये लक्षद्वीप का 2 लाख लिया, तो इधर इसका 2 लाख है, फिर 4 लाख 8 लाख 16 लाख 32 लाख 64 लाख इस तरह से। और
समुद्र का भी 3, 6, 12, 24, 48, 96 और 1,92,00,000 और टोटल वही आया। और सोने की भूमि इधर भी वही 7,42,50,000 है और लोकालोक पर्वत इधर भी 12.5 करोड़ है। तो टोटल जोड़ते समय ये भी 25 करोड़ हुआ। तो कहने का अर्थ अब एक तरफ 25 करोड़, दूसरी तरफ भी 25 करोड़। इसीलिए यहां पर हम चाहे इसमें प्लस 25 करोड़ जोड़ करके 50 करोड़ पहुंचाए, चाहे इसको गुना 2 करके 50 करोड़ पहुंचाए। ठीक है, तो गुना 2 कर देता हूं, चाहे आप प्लस 25 करोड़ भी कर सकते हैं। तो इसी में दूसरी तरफ भी होने से गुना 2 इजिकल टू टोटल कितना हुआ, 50 करोड़ होता है। ठीक है, 50 करोड़ ये हुआ मृत्युलोक का 50 करोड़ लंबा चौड़ा हिसाब। ठीक, ये 50 करोड़ योजन का लंबाई चौड़ाई का हिसाब मैंने इसीलिए बताया, एक तो भौगोलिक हिसाब से एरिया भी जानना होता है, और दूसरी बात बाद में जब हम चर्चनी अध्ययन करेंगे तो परमधाम का वर्णन में भी 50 करोड़ योजन क्षेत्रफल करके ऐसा वर्णन आता है। तो उस समय भी वहां पर 7 परिक्रमा की ही बात है, तो वहां पर भी एक एक परिक्रमा के हिसाब से 50 करोड़ का योजन हिसाब निकालना होता है। और दूसरी बात मृत्युलोक भी 50 करोड़ और परमधाम भी 50 करोड़, तो उसमें शहुर किस तरह से करें इस विषय में हमने पहले ही चर्चा किया है। जागृत की माँ, सपना में माँ, पेट में बच्चा, बच्चा के पेट में कीड़ा, कीड़ा के पेट में भी छोटी छोटी कीड़ा, उसका भी 50 करोड़ है। ये प्रसंग पहले वर्णन किया है। तो ये हुआ मृत्युलोक के अंदर 7 द्वीप और 7 समुद्र, इसका हिसाब। यहां तक ठीक है। अब इनमें से हम जहां पर बैठे हैं इन 7 द्वीप में से कौन से द्वीप में, मध्य का द्वीप जम्बूद्वीप में। इसलिए अब हम जम्बूद्वीप का वर्णन करते हैं। समझ में आई बात? तो ये चीज आपके दिल दिमाग में बैठ गया है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, इसीलिए मैंने इस चीज को यहां इस तरह से बताया हूं। ठीक, अब हम जम्बूद्वीप का वर्णन देखेंगे, इसके लिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, अब ये 7 द्वीप 7 समुद्र में से मध्य का द्वीप है जम्बूद्वीप। अब वो जम्बूद्वीप को भी फिर कितने भाग में बांटा करके कहा, जम्बूद्वीप को भी 9 भाग में बांटा है। तो 9 भाग में बांटते समय 9 खंड का नाम आया, उसमें से भारतवर्ष को लेना है। ठीक है, अब उसके लिए देखिए ये मध्य का द्वीप जम्बूद्वीप हो, मैंने इसको अब थोड़ा समतल एरिया के हिसाब से लिया हूं, ये ऊपर नीचे से नहीं है। तो ये जम्बूद्वीप है, तो ये जम्बूद्वीप को फिर 9 भाग में समझना है। इसका पूरा एरिया कितना है, 1,00,000 योजन है। ठीक, अब इसमें 9 खंड है, उसको हम कैसे समझे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहां नक्शा बना करके बताता हूं। और बाद में 8 पर्वत की भी बात आती है, तो 8 पर्वत कहाँ किस तरह से है उसको भी देखना है हमें। तो देखिए ये पूरा एरिया क्या हुआ, जम्बूद्वीप हुआ। अब इसमें ऐसा है, इस तरह से इसको अभी मैं नक्शा ही बना रहा हूं, समझाऊंगा मैं आराम से। तो इस टाइप से नक्शा बना। ठीक है, अब बाद में ये तो वैसे किताब से पढ़ते समय आपको लाइन से पकड़ने में सहज पड़ेगा, लेकिन अभी मैं यहाँ नक्शा से बता रखा हूं, आप नोट में इस चीज को नोट करके रखेंगे, समझेंगे, और किताब से पढ़ते समय भले ही ये नक्शा साथ में न रहे, दिमाग में बैठ जाए, नोट में रहे, उसके हिसाब से फिर किताब से पढ़ते समय समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा एरिया जम्बूद्वीप लिया। ठीक है, अब जम्बूद्वीप में 9 खंड जो है वो यहाँ मैं नंबर के हिसाब से लिख देता हूँ। वैसे 9 खंड का नाम मैंने पहले भी बताया हूँ,
उसमें से पहला नंबर खंड यहाँ पर आता है। जम्बूद्वीप के 9 खंड में से पहला खंड ये किम पुरुष वर्ष यहाँ है, ठीक है। और दूसरा नंबर खंड भारतवर्ष ये यहाँ पर आता है। मैं नंबर लिख रहा हूं और शब्द जो नाम है यहाँ से उच्चारण करके बोल रहा हूं। फिर तीसरे नंबर में हरिवर्ष है, ये यहाँ पर आता है। इसके लिए बाद में किताब में ही वर्णन आएगा कि ये दक्षिण से उत्तरी तरफ जाते समय क्रमशः करके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से आता है, ठीक है। और उसके बाद ये मध्य में चौथा नंबर खंड जो है वो इलावृत खंड है। इलावृत खंड ये चौथा नंबर में, मैं नंबर एरिया यहाँ नक्शा में दिखा रहा हूँ, शब्द नाम उच्चारण मुख से बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर सीधा गए 5वें नंबर में, यहाँ हिरण्यवर्ष है ये 5वें नंबर। उसके बाद 6ठे नंबर में रम्यक वर्ष है। फिर उसके बाद 7वें नंबर में पुरु वर्ष है, ठीक है। ये 7 हुआ। ये दक्षिण से उत्तर तरफ जाते समय क्रमशः 7 खंड। अब उसके बाद है भद्राश्व खंड जो है ये पूर्व दिशा में है। और 9वां नंबर केतुमाल खंड ये पश्चिम दिशा में है। इस तरह से ये जम्बूद्वीप के अंदर का 9 खंड का स्थान और नाम हुआ, ठीक है। अब इनमें से हम कहां पर बैठे हैं? भारतवर्ष में। तो भारतवर्ष ये दूसरे नंबर में उच्चारण हुआ था, ये भारतवर्ष है, ठीक है। अब ये भारतवर्ष के अंदर भी फिर 9 भाग करके आया है और उसमें से हिंदुस्तान करके आया, ठीक है। तो अब ये जम्बूद्वीप के अंदर के 9 खंड में से सबसे मध्य का खंड इलाहाबाद खंड आया ना। 7 द्वीप 7 समुद्र में से मध्य जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में भी मध्य इलाहाबाद खंड, इलाहाबाद खंड में भी मध्य भाग में एक सुमेरु पर्वत है। तो ये सुमेरु पर्वत का वर्णन कैसा है? इसका पूरा जो एक ऊंचाई है जमीन के नीचे से लेकर के ऊपर के भाग तक में 1,00,000 योजन है। 1,00,000 योजन का ये सुमेरु पर्वत का ऊंचाई है। अब उसमें से देखिए यहाँ पर, जैसे मैं छोटा सा ये सुमेरु पर्वत का एरिया बताऊं तो ये पूरा एरिया अगर सुमेरु पर्वत लेंगे तो ये इसको जमीन का भाग मान लीजिए और इसके नीचे के भाग, ये जमीन के नीचे के भाग में कुछ है और उसके बाद ऊपर गया है। और ये सुमेरु पर्वत ने, यहाँ पर नक्शा जैसे भी हो आप मेरे शब्द से भी समझने का प्रयास करेंगे, ये सुमेरु पर्वत सीधा ऊपर जा करके इसने स्वर्ग को टच किया है। स्वर्ग के नीचे के भाग वहां तक ये सुमेरु पर्वत का ऊंचाई का विस्तार है। तो इसका पूरा एरिया यहाँ सबसे नीचे के भाग से ऊपर के भाग तक में इसका एरिया कितना बोला? 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन है, मैं शब्द से बोल रहा हूं, ठीक है। 1,00,000 योजन का जो सुमेरु पर्वत है इसमें 5 खंड है और अलग अलग खंड में अलग अलग तत्व है, ठीक। उसमें से जो सबसे प्रथम नीचे से सबसे पहला खंड 20,000 योजन, जिसमें मिट्टी और पत्थर का है। नीचे की ये सबसे नीचे 20,000 योजन में मिट्टी और पत्थर है, ठीक है। उसके बाद उससे ऊपर 20,000 योजन में लोहा है, लोहा का भाग है, दूसरा खंड हुआ। उसके बाद फिर तीसरा खंड 20,000 योजन में तांबा है, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर चौथे खंड 20,000 योजन में चांदी है और सबसे ऊपर 20,000 योजन में सोना है। तो इस तरह से 5 खंड में 20,000 20,000 20,000 करके 20 गुना 5 इक्वल टू 1,00,000 योजन का ऊंचाई ये सुमेरु पर्वत का ऊंचाई है, ठीक है। उसमें से सबसे नीचे मिट्टी और पत्थर का वर्णन आया जो 20 सहस्त्र योजन में है। अब पूरा ये सुमेरु पर्वत देखें तो जमीन के नीचे 16,000 योजन है, जमीन से ऊपर 84,000 योजन है। तो इसका अर्थ जमीन के नीचे 16,000 योजन और मिट्टी और पत्थर का एरिया कितना बोला? 20,000 योजन। इसका मतलब मिट्टी और पत्थर का एरिया ने जमीन के नीचे का 16,000 योजन और ऊपर
4000 योजन का भाग लिया। इसीलिए यहाँ पर जो हम जमीन में बैठते हैं तो यहाँ पर क्या है, मिट्टी और पत्थर ही तो है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये सुमेरु पर्वत का वर्णन भी आता है। और कहा ये सुमेरु पर्वत के शिखर ने ऊपर किसको स्पर्श किया है, स्वर्ग को, स्वर्ग के नीचे के भाग तक में ये सुमेरु पर्वत गया है। तो ये भी वर्णन इस तरह से आता है, ठीक है। ये हुआ 7 द्वीप 7 समुद्र में से मध्य का द्वीप जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का भी 9 खंड, वो 9 खंड में से मध्य का खंड इलावृत खंड में सुमेरु पर्वत का वर्णन हुआ। और ये जम्बूद्वीप के 9 खंड में से हम जहां पर बैठे हैं ये भारतवर्ष करके कहा। और ये भारतवर्ष के अंदर भी 9 भाग है, ये भी बताया। और ये भारतवर्ष के महिमा धर्मशास्त्र में यत्र तत्र सर्वत्र गाया है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जो भारतवर्ष की महत्व वैसे मृत्युलोक का महत्व बताते हैं, परंतु उसमें भी विशेष करके ये भारतवर्ष का महत्व है। भारतवर्ष के महत्व का 16 कारण बाद में किताब से अध्ययन करते समय वो कारण, एक एक कारण के विषय में वहां पर खुलासा किया है। तो जो भारतवर्ष करके बताया है ये जम्बूद्वीप के 9 खंड में से एक खंड है। इसी के महत्वपूर्ण का कारण के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब उसके साथ में और क्या है, ये मृत्युलोक में 84 लाख जीव करके बताते हैं ना, उसमें 84 लाख जीव क्या क्या है ये सब भी हम किताब से अध्ययन करते समय और अच्छी तरह से वो 84 लाख जीव में से कौन कौन क्या क्या कितनी कितनी संख्या में है उसका भी वर्णन आता है। अब उसमें मैं यहाँ और एक बात बताना चाहता हूं, जैसे अब तक हमने मृत्युलोक 7 द्वीप 7 समुद्र, उसमें जम्बूद्वीप, फिर उसका 9 भाग, और उसमें से भारतवर्ष और इलावृत खंड में सुमेरु पर्वत, ये सब हुआ। साथ में 8 पर्वत की बात आती है। जैसे मैंने पहले प्राणनाथ जी के चौपाई को यहाँ पर प्रस्तुत किया था, 50 करोड़ योजन मृत्युलोक का वर्णन किया हुआ चौपाई, उसी में 8 पर्वत का नाम प्राणनाथ जी ने भी उच्चारण किया है। और बाद में जब हम यहाँ किताब से पढ़ेंगे तो ये मृत्युलोक को 8 पर्वतों से मर्यादित किया है करके ये नाम आता है। इसीलिए हमें ये 8 पर्वत भी कहाँ किस तरह से है इसको भी देखना होता है, ठीक है। तो ये जम्बूद्वीप के अंदर ही ये जो जम्बूद्वीप के 9 खंड है, इन सब को चारों तरफ से आवृत करके 8 पर्वत का वर्णन आता है। तो पहले यह नक्शा से लोकेशन देखिए 8 पर्वत का, फिर हम वो 8 पर्वत का नाम क्या क्या है इस चीज को भी देखेंगे। तो ये जगह जो इधर देखिए, यहां पर ये पॉइंट जो है ये एक पर्वत का जगह है। उसके बाद यहां ये दूसरा पर्वत का जगह है, यहां पर ये तीसरा पर्वत है, यहां चौथा पर्वत है, यहां 5वीं पर्वत है, और यहां 6ठी पर्वत है, यहां 7वीं पर्वत है, यहां 8वीं पर्वत है। मतलब पूरा देखिए तो 8 पर्वत ने चारों तरफ से घेर रखा है। जम्बूद्वीप के अंदर ही है, लेकिन उसी ने जम्बूद्वीप के 9 खंड को घेर लिया। ये तो हुआ मैंने लोकेशन 8 पर्वत का बताया। अब इसका नाम, पहला पर्वत का नाम है हेमकूट। मैं यहाँ से लोकेशन और शब्द बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। हेमकूट पहला पर्वत है। दूसरा पर्वत का नाम है हिमालय, और उसके बाद यहाँ तीसरा पर्वत है श्रृंगवान, और ये चौथा पर्वत है निषद। फिर 5वीं पर्वत है नीलगिरी, और 6ठी पर्वत है श्वेतगिरी, और 7वीं पर्वत है माल्यवन, और 8वीं पर्वत है गंधमादन। तो इस तरह से ये 8 पर्वत है। तो इन 8 पर्वतों ने मृत्युलोक को मर्यादित किया है करके इस तरह से वर्णन आता है। मर्यादित किया है मतलब मृत्युलोक की एक पहचान इन 8 पर्वतों के द्वारा भी है। तो इसके लिए महामती प्राणनाथ जी की चौपाई, जैसे मैंने पहले भी जो चौपाई कहा था, तबक 14 इंड में जिमी जोजन कोट 50, पहाड़ कुली 8 जोजन लाख 64 बास करके पहाड़ कुली 8
8 पहाड़ के विषय में ये वर्णन आया है। तो इस तरह से मृत्युलोक का प्रसंग में समग्र में क्या हुआ, 14 लोक ब्रह्मांड में से यह मध्य का लोक है, ठीक है। और इसको पहले प्रियव्रत के समय तक में एक ही राज्य में संचालन किया गया था। उसके बाद इसको 7 द्वीप और 7 समुद्र में बांटा गया। जैसे ये नक्शा में भी देखेंगे तो ये नक्शा में पूरा 7 द्वीप, 7 समुद्र, सोने की भूमि, लोकालोक पर्वत, यहाँ सब उल्लेख किया है। और मध्य का द्वीप जो जम्बूद्वीप है, इसके मध्य भाग में सुमेरु पर्वत यहाँ नक्शा में भी दिखाई देता है। और ये जम्बूद्वीप के जो 9 खंड और 8 पहाड़ों का वो नक्शा में, अब एरिया छोटा होने से उसमें खुलासा नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ बोर्ड में नक्शा बना करके उसका एरिया दिखा दिया हूँ। और ये 7 द्वीप 7 समुद्र में से जम्बूद्वीप की बात हुई, और वो जम्बूद्वीप में फिर 9 भाग का वर्णन हुआ, और उसी में से 8 पर्वत की बात हुई, और उसमें फिर भारतवर्ष में 9 खंड की बात हुई। इस तरह से ये सारा भौगोलिक हिसाब से वर्णन है। और उसके अंदर दूसरा पॉइंट मैंने बताया, भारतवर्ष का महत्व का 16 कारण का वर्णन, और ये मृत्युलोक में 84 लाख जीव के प्रसंग के ऊपर खुलासा किया है। तो समग्र में किताब में मृत्युलोक प्रसंग में इन सारे विषयों के ऊपर ही चर्चा किया है। तो आज का प्रसंग में हमने किताब से अध्ययन करने से पहले इस विषय में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ सके, उस हिसाब से इन विषयों के ऊपर चर्चा किया है। तो इसी के आधार पर हम कल किताब से अध्ययन करेंगे। आज थोड़ा इसका नमूना का ही रूप हमने चर्चा किया। तो यही सारी बातें कल फिर से किताब से पढ़ेंगे। और मैं बार बार कहता आ रहा हूं, ये सारे विषय किताब में ही आने वाले हैं, परंतु किताब से शुरू करने से पहले कम से कम थोड़ा कुछ इस तरह से चर्चा करने से एक बार दिमाग में बैठ जाता है, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है। फिर वही चीज किताब से पढ़ते समय वो समझना भी सहज पड़ता है, और उस समय में ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो थोड़ा कुछ जो पॉइंट है उसको व्याख्या करने भी पड़े और सहजता से समझ सकते हैं। तो ये मकसद है। तो इसीलिए हमने आज मृत्युलोक के प्रसंग के ऊपर ही चर्चा किया। किताब के शब्द आने वाले जो है उसी के आधार पर ही, तो इसी के हिसाब से कल हम किताब से अध्ययन करेंगे। तो आज का समय पूरा हुआ, इसलिए आज मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।